हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, जो क्लास 9 का एक चैप्टर है बायो का, उसके एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में हम 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या जॉब का एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कोट जस्ट फॉर मोटिवेशन, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अगर आपने लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की है, किसी पर्सन ने ऐसे मिस्टेक नहीं की है, तो इसका मतलब उसने कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश नहीं की है। तो अटेम्प्ट्स करते रहें, नए नए एग्जाम्स अप्लाई करते रहें, जहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगे। और फेलियर्स लाइफ का पार्ट होते हैं। फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज द टॉक्सिन्स दैट वी गेट फ्रॉम वेरियस फूड मटेरियल्स। कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो इनमें से कौन है जो हमें डिटॉक्सिफाई करता है। हार्ट, लंग, लिवर या किडनी। तो सोच के बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर है लिवर। तो जो लिवर है वो मेजर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो सके। तो आजकल लिवर की एक डिजीज़ है फैटी एसिड लिवर, जिसमें फैट जमा हो जाता है लिवर में, जिससे लिवर की एफिशिएंसी कम हो जाती है और उन लोगों को और ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं। तो अपने लिवर का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस करें। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स या इन्फ्लुएंजा। तो आप बताइए इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है। तो यहाँ से जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि कॉलेरा किस ऑर्गेनिज्म से होता है, विब्रियो कॉलेरे, और कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। एंड इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ से आप ऑर्गेनिज्म का भी नाम लिखें। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं ये वन लाइनर्स या वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर। इनमें से कौन सी डिजीज एयर से स्प्रेड नहीं होती। कफ एंड कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया या टाइफाइड। तो एयर से कॉज होने वाली जो डिजीजेज हैं वो है कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या बच गया, टाइफाइड हमारा यहाँ आंसर जो है वो बच गया। तो टाइफाइड जो है वो एयर से नहीं होता, वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर ये जान लें कि जो हेल्थ है वो सिर्फ हम स्वस्थ हैं बाहर से या नहीं है इस पे बेस्ड नहीं है। हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बींग होता है। मतलब मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मेंटली भी और सोशली भी। सोशली भी फिट का मतलब है कि मुझे बार बार गुस्सा ना आए, मतलब हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पर। हम अपने पड़ोसी से लड़ाई ना करें, हर चीज़ को कामली हैंडल करें, शांति से हैंडल करें, तभी वो पर्सन प्रॉपरली हेल्दी होता है। तो ऑप्शन है लिविंग इन क्लीन स्पेस, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, या लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस। तो लिविंग इन क्लीन स्पेस, आप क्लीन स्पेस में रहेंगे तभी आप एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीजेस से बचे रहेंगे। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी तो आप प्रॉपर सप्लीमेंट फूड्स, न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे। सोशल इक्वालिटी और हार्मनी आपको मिलेगी तो आप खुश रहेंगे, तो मीन्स आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। तो जो डी ऑप्शन है, लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। क्वेश्चन 5, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें से किससे ट्रांसमिट नहीं होती। यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल, हैंडशेक, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या यूज ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। तो हैंडशेक से आपको HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो अगर आपकी किसी फ्रेंड को या किसी जान पहचान वाले को HIV है तो प्लीज़ सोशली उससे डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो हैंडशेक से HIV नहीं ट्रांसमिट होता। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो चलिए यहाँ पे समझ लें कम्युनिकेबल क्या होता है। कम्युनिकेबल होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है इजीली, और इसे इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैल सकता, और उसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं।
तो पोलियो, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, पोलियो, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज़। तो पोलियो, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये फैल सकता है, ये स्प्रेड हो सकता है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। बट डायबिटीज़ स्प्रेड नहीं हो सकती, तो डायबिटीज़ में इंडिया धीरे धीरे फर्स्ट रैंकिंग पे जा रहा है। तो डायबिटीज़ अगर फैलता तो पता नहीं क्या ही होता। तो डायबिटीज़ जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 7, वायरल वैक्सीन्स आर हार्ड टू मेक बिकॉज, वायरस की वैक्सीन बनाना क्यों मुश्किल है। और अभी तो हम कोरोना टाइम में हैं, तो सबको पता है कि कितनी मुश्किल हो रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना। तो इसका मेन रीज़न क्या है, वायरस की वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। वायरसेस आर टू स्मॉल फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब चलिए वायरस टू स्मॉल हैं, बट इतने इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास कि हम टू स्मॉल वायरस को कई टाइप्स के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता। वायरसेस हैव वेरी फ्यू मशीनरीज एंड दे यूज़ होस्ट मशीनरी। वायरसेस आर नीदर डेड और नॉन लिविंग और ऑल ऑफ दी एबव। तो जो स्पेसिफिक रीज़न है इसका वो ये है कि जो वायरसेस हैं उनकी बहुत ही फ्यू मशीनरीज हमें पता है कि वो कैसे फंक्शन करती हैं होस्ट के अंदर जाकर, क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर होते हैं तो ये डेड होते हैं, बट जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो इस वजह से इनकी मशीनरीज कम पता है हमें, जिसकी वजह से अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म की मशीनरी ही नहीं पता तो मैं कोई ऐसा ड्रग या वैक्सीन ही नहीं बना सकती जो उसे टारगेट करे, क्योंकि हमें उसके पाथवेज ही नहीं पता। तो इसीलिए आंसर बी हमारा स्पेसिफिक और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वर्म। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9, डैश इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरे। ये हमने शायद सेकंड स्लाइड में देखा था, ऑर्गेनिजम्स के कैजुअल एजेंट्स का जब हमने नाम पढ़ा था। तो विब्रियो कॉलेरे से क्या होता है, नेम में ही हमारा आंसर है कॉलेरा, कॉलेरे, कॉलेरा, यहाँ पर ई आएगा, RE, तो कॉलेरे से हमें होता है कॉलेरा। क्वेश्चन 10, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। Cancers can be caused by genetic abnormalities. Peptic ulcers are caused by eating acidic food. और acne is not caused by staphylococci. तो acne, हाई ब्लड प्रेशर ये सही है ऑप्शन। कैंसर्स जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स एसिडिक फूड खाने की वजह से, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। बट एक्ने जो है वो स्टेफाइलोकोकाई से ही होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 11, डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड आर द डिजीजेस दैट हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज डायरिया, कॉलेरा और टाइफाइड में एक चीज समान है, वो क्या है, ऑल ऑफ देम आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑल ऑफ देम इज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑल ऑफ देम आर क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही डिजीजेस बैक्टीरिया से होती हैं, तीनों ही ट्रांसमिट होती हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, और कोई भी बैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक खाकर ठीक हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो एंटीबायोटिक फंक्शन कैसे करती है, एंटीबायोटिक ड्रग बनाना मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के पाथवेज नोन है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने से रोक देती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर पाता, और ये एंटीबायोटिक्स उसे किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक फंक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स अ पैथोजन एंड मे पास इट ऑन टू द अनदर ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिजीज इज नोन एज। तो आजकल तो ह्यूमंस भी हार्बर कर रहे हैं पैथोजन, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है ये चीज़, जिनकी वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि वो एज अ वेक्टर काम ना कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर एक पैथोजन होता है और वो ट्रांसमिट करते दूसरे पर्सन को, जैसे मस्कीटो है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैथोजन है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी और ऑर्गेनिज्म को काटेगा, किसी ह्यूमन को काटेगा, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, को मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से कोरोना वायरस का केस है, अगर किसी पर्सन को कोरोना वायरस है तो उसके अंदर वो पैथोजन है, तो वो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर्सन को भी कोरोना वायरस हो जाएगा। तो आजकल ह्यूमंस भी वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, बट ह्यूमंस के केस में हम उन्हें क्या बोलेंगे, कैरियर। क्वेश्चन नंबर 13, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू, टाइफाइड किस वजह से होता है, हैंड कॉन्टैक्ट, कंटैमिनेटेड वाटर, एयर या नन। तो ये हमने अभी आंसर देखा था पीछे ही, कंटैमिनेटेड वाटर।
तो 14th क्वेश्चन जो है वो द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो कौन से डिस्कवर हुई थी, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या न्यूमाइसिन। तो आंसर जो है वो है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और जिसकी जो डिस्कवरी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। एक्चुअली उन्होंने देखा कि उनके कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और जहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे एक फंगस की ग्रोथ थी और वो फंगस कौन था, पेनिसिलियम फंगस था। तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की, इस काम को आगे बढ़ाया और उन्हें पता चला कि पेनिसिलियम जो फंगस है वो एक एक्टिव कंपाउंड सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं पेनिसिलिन और इस पेनिसिलिन से बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो इस एंटीबायोटिक को अगेंस्ट बैक्टीरिया के यूज़ किया जाता था और इसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कब यूज़ की गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा यूज़ की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो किस ऑर्गेनिज्म से मिलती है, फंगस से मिलती है। उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम। क्वेश्चन नंबर 15, टेटनस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम। टेटनस किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ई कोलाई या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से तो पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। तो टेटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। तो इसका जो लास्ट नेम है इसी से आपको पता चल जाएगा कि टेटनस मतलब टेटनी। तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से क्या होता है, टेटनस। या टेटनस का अदर नेम क्या है, लॉक जॉ, LOCK लॉक, JAW जॉ, लॉक जॉ इज द अदर नेम ऑफ टेटनस। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी थ्रू नोज मोस्ट लाइकली अफेक्ट्स। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में नोज से एंटर करेगा तो वो किस ऑर्गन को जाकर अफेक्ट करेगा। तो ऑब्वियस है कि वो हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगा। तो वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, लंग्स को। तो इसका आंसर होगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर तो जो हमारा 17th क्वेश्चन है वो है स्लीपिंग सिकनेस पे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोजोमा या नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो है ट्रिपैनोजोमा, आंसर सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ट्रिपैनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, इस ट्रिपैनोजोमा ऑर्गेनिज्म से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। और ये जो डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस, इसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होते हैं, ओके, और इससे स्लीपिंग पैटर्न पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जिस जो वेक्टर इसे ट्रांसफर करता है उसका नाम है सी फ्लाई। तो सी फ्लाई इसका वेक्टर है। आपको वेक्टर का भी नाम याद करना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा एक फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवॉर्म, मीजल्स, सिफिलिस या टेटनस। तो इनमें से जो फंगल इन्फेक्शन है वो है रिंगवॉर्म। दाद जो होती है, दाद डिजीज, जो जहाँ पर वेट रीजन रहता है, फिंगर्स के बीच के जो पोर्शन है, टोज के बीच के जो पोर्शन है, वहाँ पर रिंगवॉर्म से इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट दैन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज। एंटीवायरल ड्रग बनाना ज़्यादा मुश्किल है किसके कंपैरिजन में, एंटीबैक्टीरियल ड्रग के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, वायरसेस मेक यूज़ ऑफ होस्ट मशीनरी, वायरस होस्ट के मशीन्स को यूज़ करते हैं, वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन, या वायरसेस हैव अ प्रोटीन कोड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी, जिसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तो बायोकेमिकल रिएक्शन रोकते हैं बैक्टीरिया के, उनके सेल वॉल को बनने नहीं देते, बट वायरसेस के बहुत कम बायोकेमिकल प्रोसेस नोन है, पाथवेज नोन है, इसीलिए उनके एंटीवायरल ड्रग बनाना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की हेल्थ पे सबसे ज़्यादा और काफ़ी टाइम तक किस चीज़ का इफेक्ट होता है, कॉमन कोल्ड का, चिकन पॉक्स, च्यूइंग टोबैको या स्ट्रेस। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़, दो टाइप की डिजीज़ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्यूट डिजीज़ थोड़े टाइम के लिए होती है और हम ठीक हो जाते हैं, इससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। बट जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं और इससे हमारे कई ऑर्गन्स पर अफेक्ट पड़ते हैं। तो जो च्यूइंग टोबैको है, तम्बाकू जो खाना है, वो डेंजरस है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बाकी कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स ठीक हो जाते हैं थोड़े टाइम में, स्ट्रेस को भी मैनेज किया जा सकता है। बट च्यूइंग टोबैको से अगर आप तम्बाकू खा रहे हैं तो रिवर्स करना, आपके बॉडी के डैमेज को रिवर्स करना मुश्किल होता है।
21 एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। एड्स किससे ट्रांसमिट नहीं होता? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हग्स, ब्रेस्ट फीडिंग या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी को गले लगाते हैं, आप किसी को हग करते हैं तो उससे एड्स ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रोटोजोन कॉजेज काला अजहर? काला अजहर किस प्रोटोजोन डिजीज से होता है? लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोजोमा या नन? तो लिशमेनिया से काला अजहर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और जो स्किन होती है वो धीरे धीरे डार्क होने लगती है। तो काला अजहर किससे होता है? लिशमेनिया ऑर्गेनिज्म से। लिशमेनिया क्या है? एक प्रोटोजोन है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज? क्रोनिक डिजीज कौन सी है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जिनका आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। कोल्ड, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड? तो सीधा सीधा आंसर है बी, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज से सिर्फ आपके एक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं होता, मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट होता है और ये लंबे टाइम तक बॉडी को हार्म करती है डिजीज। Question number 24, which should not allow mosquitoes to breed on we should not allow mosquitoes to breed on our surroundings as they, हमें अपने आसपास मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, उनके रिप्रोडक्शन को रोकना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर वेक्टर्स ऑफ मैनी डिजीजेस, बाइट एंड कॉज स्किन डिजीजेस, आर नॉट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स या कॉज पोल्यूशन। तो जो सबसे प्रॉपर आंसर है इसका वो है वेक्टर्स ऑफ मैनी डिजीज, क्योंकि वो बहुत सारे डिजीजेस के वेक्टर्स हैं, वो ट्रांसफर करते हैं कई सारे डिजीजेस को एक जगह से दूसरे जगह पर। क्वेश्चन नंबर 25, टैब वैक्सीन इज यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट टाइफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। व्हाट इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ टैब? टैब टाइफाइड की वैक्सीन है और टैब की फुल फॉर्म क्या है? तो टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन का मतलब होता है टैब वैक्सीन, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एक्ने इज कॉज्ड बाय, ये भी हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो एक्ने बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 27, HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स। HIV वायरस जब बॉडी में एक्टिव होता है तो वो बेसिकली किस चीज़ को अटैक करता है? लिवर, लंग्स, नर्व्स या इम्यूनिटी? तो वो हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है, वो हमारे WBCs टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है। तो HIV हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है। क्वेश्चन 28, मॉस्किटोज आर ऑफन सीन ब्रीडिंग ऑन द स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए पानी में मॉस्किटोज ब्रीड करते हुए दिखते हैं। वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू ब्रीड ऑन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज दे, हमें मॉस्किटोज को अलाउ नहीं करना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स में ब्रीड करने के लिए, बिकॉज they multiply very fast and cause pollution, are vectors many diseases, bite and cause skin diseases, are not important insects। I think this question is repeated, sorry for the repetition। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है आर वेक्टर्स फॉर मैनी डिजीजेज, तो वो वेक्टर्स हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, यू आर अवेयर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इन योर सिटी। आपके सिटी में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ है और आपने उसके बारे में सुना भी होगा। चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड बिकॉज, बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है इस प्रोग्राम में। क्यों? Vaccination kills the polio-causing microorganism, prevents the entry of polio-causing microorganisms in the body, it creates immunity in the body, or all of the above। तो जो वैक्सीनेशन का मेन फंक्शन होता है वो होता है किल करना ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि अगर आपको वैक्सीनेशन हुआ है तो आपकी बॉडी में उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो जब भी आप उस ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएंगी तो वो एंटीबॉडी उस ऑर्गेनिज्म को मार भगाएगी आपकी बॉडी से। तो मेन जो वैक्सीन का काम होता है वो किल करना होता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। Question number 30. The main symptom of HIV/AIDS infection are due to the fact that patient's body can no longer fight off many minor infections and hence becomes the reason of the patient's ultimate death। तो जो मेन सिम्टम है HIV इन्फेक्शन का वो ये है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती, उसकी जो बॉडी है वो बहुत वीक हो जाती है। अगर उसको HIV/AIDS हो गया तो उसको धीरे धीरे कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां भी उसके लिए खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि उसकी बीमारी लड़ ही नहीं पाती। उसकी ये जो एड्स वाली बीमारी है वो दूसरी बीमारियों से उस इंसान को लड़ने नहीं देती। तो ये क्यों होता है? क्योंकि HIV cause alone causes all the infection। HIV virus releases a poison in the body। HIV virus damages the immune system of the body और HIV virus directly attacks the human nervous system। तो मेन इसका प्रॉपर जो आंसर है वो है आंसर सी, HIV वायरस डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। HIV वायरस बॉडी की इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो कॉमन कोल्ड जैसे छोटे वायरस को भी नहीं सहन कर पाती और जो इंसान है वो धीरे धीरे उसका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है।
तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के रिगार्ड में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो ये भी हमने अभी देखा, इट किल्स पैथोजन कॉजिंग डिजीज। क्वेश्चन नंबर 32, कॉन्जेनाइटल डिजीज इज, कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, स्प्रेड फ्रॉम मैन टू मैन, दैट अकर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो बर्थ से ही किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स आर कॉन्जेनाइटल डिजीज, कुछ सिंड्रोम्स कॉन्जेनाइटल होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सिंड्रोम्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो ये सब आप 12th क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, 11th-12th क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 33, एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। फॉर ईच टाइप ऑफ द वायरल इन्फेक्शन human body produces its own antiviral protein that is released from the infected and dying host cells. What is this protein? देखिए कि अब कॉमन कोल्ड भी वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड एक नॉर्मल वायरस से होता है। तो जब वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो सेल इन्फेक्ट होता है वायरस से, वो कुछ प्रोटीन रिलीज करता है और आसपास के सेल्स को जगाता है कि उठो, हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है, हमें अपने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना है ताकि हम उस वायरस को मार भगाएं। तो जो प्रोटीन है जो इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज कर रहा है ताकि वो बाकी सेल्स को जगा सके, उठा सके, उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन एक्चुअली कौन रिलीज करता है? वायरल इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करते हैं बॉडी के। तो इसका आंसर आ गया है इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 34, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिजीज। डीपीटी वैक्सीन किस डिजीज के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? ऑल ऑफ दीज। तो डी इज डिप्थेरिया, पी इज पर्टुसिस और टी इज टेटनस। तो डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35, ORS इज गिवन इन केस ऑफ डिजीज। ORS किस डिजीज के केस में दिया जाता है? ये सबको पता होगा, डायरिया डिजीज में ORS दिया जाता है ताकि बॉडी का सोडियम और शुगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। क्वेश्चन नंबर 36, इफ यू लिव इन एन ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस। आप एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में और पुअरली वेंटिलेटेड घर में है जहाँ पर अच्छे से वेंटिलेशन नहीं होता, इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफ़र फ्रॉम। तो आप किस डिजीज से सफ़र कर सकते हैं? ये एयरबॉर्न डिजीज, क्योंकि हवा जो है अगर बहुत सारे क्राउडेड प्लेस है तो उसमें अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज होगी एयर से ट्रांसमिट होने वाली, तो वो आपको भी हो सकती है क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसीलिए हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्राउड अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, फीवर, स्लो पल्स, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड रोज कलर्ड रैश इंडिकेट द डिजीज। अगर आपको बुखार है, आपकी सांस धीरे धीरे चल रही है, एब्डोमिनल पेट की तरफ टेंडरनेस है और रेड रैशेज हैं बॉडी पे, तो आपको कौन सी डिजीज होगी? टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। कौन सा इसमें से मिसमैच है? लेप्रेसी क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? एड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन? मलेरिया प्रोटोजोन इन्फेक्शन? कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन? तो हमारा आंसर जो है वो है एड्स, बिकॉज एड्स इज अ वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। बॉडी से अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए, ताकि आपके बॉडी से मिनरल, सोडियम और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, तो आपको ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ORS जो सॉल्यूशन है वो किसका घोल होता है? तो ORS सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर का घोल होता है। तो इसलिए ORS के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, अ गर्ल एट स्वीट्स। एक लड़की मिठाई खा रही है और मिठाई पे जो मक्खियां उसे उड़ाते उड़ाते वो उन्हीं मिठाइयों को खा रही है। ड्यू टू दिस शी सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज। तो उसे कौन से डिजीज हो सकती हैं इनमें से? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कॉलेरा या टाइफाइड? तो आंसर इज कॉलेरा। तो फ्लाइज जो हैं वो भी कैरियर की तरह काम करती हैं, एक जगह से गंदगी और पैथोजन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को उठा के दूसरी जगह ले आती हैं। तो हमें हाउस फ्लाइज से अपने घर को मुक्त रखना चाहिए, हाउस फ्लाई फ्री हाउस। ओके, तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स और मेरे इस चैनल के साथ लिए बने रहें, इस चैनल के साथ